वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम पेपर 2 में रीड साइंस की तैयारी कर रहे हैं और 26 सितंबर को होने वाले एग्ज़ाम से पहले हम ये प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे हैं। और इससे पहले हमने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है साइंस का टॉपिक वाइज। और अभी तक अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वो सीरीज़ आपको पूरी मिल जाएगी रीड की, और वो आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन अ हीट ट्रांसफर मेथड व्हेन मॉलिक्यूल themselves move from one place to another to transfer heat it is called। जब पदार्थ के अणु स्वयं चलकर ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो स्थानांतरण होता है तो ऊष्मा संचरण की वह विधि क्या कहलाती है। देखिए, ऊष्मा का 3 तरीके से स्थानांतरण होता है, ट्रांसफ़र होता है हीट का। पहला होता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन विधि में क्या होता है, ये सॉलिड के अंदर होता है। कंडक्शन हमें ठोस के अंदर देखने को मिलता है। जैसे आप चम्मच है, अगर चम्मच को आपने आग के आगे रखा तो धीरे धीरे पहले उसका आगे का सिरा गर्म होता है, फिर पीछे का सिरा भी गर्म हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल अपनी जो हीट है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करते हैं, फिर वो आगे इस तरह से ट्रांसफ़र होती चली जाती है। तो उसमें मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, बस वो अपनी हीट को नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो वो तो होती है आपकी कंडक्शन। यहाँ पर जो आंसर होगा वो दूसरी विधि हो जाएगी इसकी, कन्वेक्शन, जिसे हम संवाहन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल हैं वो देमसेल्फ मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। जैसे पानी के अंदर होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पहले पानी नीचे का गर्म होता है और वहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं वो फिर उठ के ऊपर आते हैं और ऊपर वाले फिर नीचे जाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मॉलिक्यूल है वो खुद से मूव कर रहा है देमसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और यही मेथड होता है आपका कन्वेक्शन, जिसे हम संवाहन बोलते हैं। और तीसरा हीट का मेथड क्या होता है, रेडिएशन। जैसे जो सन से रेज अर्थ तक आ रही हैं, जिसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो मेथड है आपका रेडिएशन। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट इज ट्रांसफर्ड विद फास्टर स्पीड इन। ऊष्मा का जो संचरण होता है वो तीव्र गति से किस में होता है, तो सीधी सी बात है वो सबसे ज़्यादा रेडिएशन में ही होता है। आपने देखा होगा कितने कम समय में जो हीट की रेज हैं वो हमारी पृथ्वी तक आ जाती हैं, और वो मेथड आपका रेडिएशन ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज। हीट का जो ऊष्मा है, ऊष्मा का हमें कुचालक बताना है। देखिए, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम, ये तीनों के तीनों मेटल हैं और ये क्या होते हैं, आपके गुड कंडक्टर हैं आपके किसके, हीट के। लेकिन अगर बैड कंडक्टर की बात करूँ तो ये इबोनाइट जो है ये रबड़ की तरह होता है, ये तो एक इंसुलेटर होता है, तो ये बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट इज। प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक। सबसे पहले तुमसे पूछा जाएगा, आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में कि पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, वो क्या कहलाता है। वो आपके ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं, है ना। जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं वो कौन होते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं। और फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है आपका डॉक्टर सलीम अली। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीट इज़ अ क्रॉप ऑफ। ये जो गेहूं है वो एक फसल है, कैसी, हमें यहाँ पर बताना है। तो गेहूं आपको पता होना चाहिए, ये सर्दी की फसल है, तो ये रवि की फसल है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ये डायग्राम में मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो सर्दी की फसल है वो रवि की फसल होती है, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सारी की सारी आती हैं। जो को अच्छे से याद रखना, ये सारी की सारी सर्दी की फसल हैं। जो जून जुलाई के समय आती हैं वो वर्षा की फसलें, जिन्हें हम खरीफ की फसल बोलते हैं। उसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और कपास, यहाँ पर नहीं लिखा कॉटन, कपास जो होती है वो भी आपकी वर्षा वाली ही खरीफ की फसल ही होती है। और मूंग, उड़द, ये सब क्या हैं, ये सब खरीफ की फसलें हैं। फिर तीसरी होती है जायद, जो गर्मी की फसल होती है, जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी। तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। स्प्रिंकलर इरिगेशन इज बेस्ट सूटेड फॉर। ये जो छिड़काव सिंचाई होती है सबसे उपयुक्त है किसके लिए। देखिए, छिड़काव सिंचाई में क्या होता है, जैसे ये सपोज एक खेत है, इसमें बीच में एक पाइप लगा दिया जाएगा और जैसे छिड़काव होता है ना पूरा, वो अपना क्या है, अपना फुब्बारा जो है पूरे तरफ को उसको फैला के फेंकेगा, जैसे बारिश होती है इस तरह से। तो वो आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है। तो ये
सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सी मिट्टी के लिए होता है, तो ये आपका सैंडी सॉइल के लिए होता है, रेतीली मिट्टी के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी बूंद बूंद करके होता है ताकि वो जल्दी से रिसे ना, बह ना जाए, वो वहीं पर रहे, सतह पर रहे। तो वहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है आपकी जो सैंडी सॉइल है उसमें बेस्ट सूटेड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो क्लेड मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, इस मिट्टी के पार्टिकल जो कण हैं वो सबसे छोटे होते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटे कण पार्टिकल किस मिट्टी के होते हैं, किस सॉइल के होते हैं, तो वो क्लेट सॉइल ही होती है, चिकनी मिट्टी होती है। और आपके रेतीली मिट्टी के जो कण होते हैं वो सबसे मोटे होते हैं। ये जो क्लेट सॉइल है ना, ये पानी को बहुत अच्छा सोखती है, लेकिन जो रेतीली मिट्टी है वो पानी को बिल्कुल भी नहीं सोखती है, वहाँ से पानी बहुत ही ईजिली जो है उसमें से चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका पेडागोजी से है, इंक्वायरी मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, ये जो अन्वेषण की विधि है इसे किस और नाम से जाना जाता है, तो ये हमारे ह्यूरिस्टिक मेथड भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, जिसे हम खोज विधि भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल साइंस टीचर इज़ वन हु, एक अच्छा विज्ञान शिक्षक वह है जो बिहेव ओवर फ्रेंडली इन द क्लास, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ज़्यादा मित्रता वाला व्यवहार जो रखना होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, उसमें बच्चे फिर आपकी आगे चलकर नहीं सुनेंगे। नेगलेक्ट द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, नहीं, वीकनेस तो हमें बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करनी है, उनको तो हमको दूर करना है। पनिशमेंट तो जब भी आ जाएगा वो निगेटिव ही होगा, तो सीधा सा आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड। डेवलप्ड इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों में अंतर्निहित योग्यताओं का विकास करना ही एक सक्सेसफुल साइंस टीचर की विशेषता होगी, और वो इस तरह से ही यहाँ पर कार्य करेगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मेटल्स फॉर्म ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, जो धातु हैं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, जैसे आप कोई सा भी धातु ले लीजिए, कॉपर है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, है ना। तो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, ये मेटल ऑक्साइड CuO, इसने कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो आप याद रखेंगे जो मेटल हैं वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो आपका मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्षारक होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही होगा। जब भी मेटल, जितने भी धातु हैं, जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और वो जो धात्विक ऑक्साइड है वो कैसा नेचर में होता है, वो आपका बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जबकि जो नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मोस्ट अबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, भूपर पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है। और बहुत से बच्चे इसको बहुत जल्दी करने के चक्कर में गलत कर देंगे और वो टिक कर देंगे ऑक्सीजन। यहाँ पर आंसर ऑक्सीजन नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे मेटल धातु, और जब धातु की बात हो रही है तो ऑक्सीजन तो आपका नॉन मेटल है, अधातु है। तो फिर इस केस में आपका आंसर जो होगा वो होगा एल्युमिनियम, जो कि हमारी भूपर पट्टी में 8.1% का अमाउंट रखता है। और सबसे ज़्यादा जो भूपर पट्टी है उस पर अर्थ का जो क्रस्ट है वो कौन सा अधातु वहाँ पर होता है, वो ऑक्सीजन होता है, जो कि 46.6% में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर मेटल पूछ रहा था, तो उस केस में फिर आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। दूसरे केस में ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो आपका 27.7% जो है अर्थ क्रस्ट का होता है। उसके बाद एल्युमिनियम आता है, फिर आपका आयरन आता है, आयरन जो है वो आपका 5% होता है। उसके बाद कैल्शियम आता है, गोल्ड भी होता है। तो ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो नॉन मेटल है वो कौन सा है, ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ मेटल पूछ रहा था, तो फिर आंसर एल्युमिनियम हो गया। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन भी आता है, फिर एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका जो है याद रखना है कैल्शियम भी पाया जाता है। कैल्शियम बाद में आएगा, उससे पहले आयरन आ जाएगा, जो कि 5% होता है अर्थ क्रस्ट पर। ये सारी बातें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, जब अधातु जल से अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाद वो क्या देते हैं। तो याद रखेंगे जो नॉन मेटल हैं, जो अधातु होते हैं, वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। नॉन मेटल आर अनेबल टू रिएक्ट विद वाटर, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अभी इसी की जगह अगर मेटल होता तो बताइए क्या होगा। तो बिल्कुल मेटल जो होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और मेटल ऑक्साइड वहाँ पर बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो वहाँ पर रिलीज करते हैं। ये
आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। मेटल जो है जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो आपका हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिकी यूटेंसिल फॉर किचन इज, वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई में नॉन स्टिकी बर्तनों को बनाने के लिए काम आते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो आपके टेफलॉन होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। टेफलॉन, ये तो क्वेश्चन ईजी था। चलिए और बात बताइए कि टेफलॉन किसका पॉलीमर है, बताइए। तो टेलीफोन बोल रहे हैं, टेफलॉन, जो टेफलॉन होता है वो एथिलीन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर होता है टेफ्लॉन। याद रखेंगे, टेट्रा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, फ्लोरोएथिलीन का ये पॉलीमर होता है आपका टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में यूज होता है किचन में। पीवीसी, चलिए यहाँ पर और क्वेश्चन बताइए टफ सा कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो है वो पीवीसी की फुल फॉर्म होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पॉलीथीन जो है वो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। दो तरह की प्लास्टिक होती हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक में ही आपकी पॉलीथीन आती हैं। थैले वगैरह, ये जो पाइप्स वगैरह हैं वो आपकी जो ना टूटने वाली बोतलें होती हैं वो सब पॉलीथीन की ही बनी होती हैं। और रेयॉन तो हम क्या बोलते हैं इसको, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं तो वो हम रेयॉन को ही बोलते हैं। तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने आपको यहाँ से बता दी हैं। पीवीसी की फुल फॉर्म याद रखनी है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पैडागोजी से है, द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ टीचिंग स्किल इज, शिक्षण कौशल में एकीकरण का अर्थ क्या होता है? एकीकरण का मतलब होता है जब हम सारी चीज़ें एक साथ इंक्लूड कर कर बच्चे को पढ़ा रहे हैं ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अलग अलग मेथड जो हैं वो टीचिंग के, अलग अलग जो एड्स हैं उनको हम इंक्लूड कर रहे हैं एक साथ पढ़ाने के लिए, तो वही आपका यूनिफिकेशन होता है। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, टू यूज़ मोर हेल्पफुल टीचिंग एड इन वन लेसन। ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचिंग एड है वो एक ही लेसन में जब हम प्रयोग करेंगे तो वो आपका यूनिफिकेशन होगा टीचिंग स्किल का। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। द हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड फ्रॉम, देखिए जो हैंडल होते हैं यूटेंसिल्स के, बर्तन के, वो प्लास्टिक बहुत ही मजबूत होती है और वो नॉन स्टिकी की तरह ही काम करती है और वो आसानी से पिघलती नहीं है। तो वो किसकी बनी होती है? तो याद रखेंगे वो आपकी बेकेलाइट की बनी होती है। ये जो हैंडल्स हैं, ये जो स्विच होते हैं, ये जो कंघी वगैरह होती हैं, ये कौन से प्लास्टिक के बने होते हैं? ये बेकेलाइट के बने होते हैं। और ये जो बेकेलाइट और मेलामाइन होते हैं ये दो प्लास्टिक हैं, किसके उदाहरण होते हैं? ये थर्मोसेटिंग के उदाहरण होते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। फिर से पीवीसी याद रखेंगे, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया है, थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है? थर्मोसेटिंग तो आपके बेकेलाइट और मेलामाइन है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक कौन सी होती है? आपकी पॉलीथीन एक्राइलिक, जो आप खिड़की वगैरह होती हैं गाड़ियों के और ट्रकों के जो शीशे हैं उनको बनाने में यूज़ होती है, ठीक है। अलग अलग तरह की प्लास्टिक होती हैं, जैसे पीवीसी भी क्या है, थर्मोप्लास्टिक ही है। लेकिन थर्मोसेटिक कौन कौन सी होती हैं? वो आपकी बेकेलाइट और मेलामाइन होती हैं, जो कि इसने क्वेश्चन में पूछी नहीं है। क्वेश्चन में तो इसने क्या पूछा है, थर्मोप्लास्टिक। तो आंसर होगा यहाँ पर पॉलीथीन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइबर ऑब्टेन्ड बाय प्रोसेसिंग सेलुलोज इज कॉल्ड, सेलुलोज को संसाधित कर कर प्राप्त फाइबर जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम रेयॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। देखिए ये जो रेयॉन है ना, इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, या फिर हम ये भी बोलते हैं कि ये हमें वुड के पल्प से प्राप्त होता है। देखिए जो वुड का पल्प होता है, ये बीच का हिस्सा जो उसका पल्प होता है वो हम ले लेते हैं, उसी के अंदर सेलुलोज होता है। तो वही जो सेलुलोज हमें वुड पल्प से मिल रहा है उसको प्रोसेस कर कर क्या बनाया जाता है, रेयॉन बना जाता है, और जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। तो आंसर होगा यहाँ पर रेयॉन, ये आपको अच्छे से याद रखना है। द फाइबर ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, फिर से वही रिपीट हो गया है। रसायन द्वारा प्राप्त फाइबर जो लकड़ी के गुदे से प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेयॉन ही बोलते हैं। ये जो वुड पल्प होता है इसी के अंदर सेलुलोज होता है और यही बाद में प्रोसेस्ड होकर हमें रेयॉन देता है, जिसे हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। यहाँ पर एक शब्द आ रहा है बार बार, फाइबर। देखिए जो फाइबर होता है ना वो कच्चा रॉ मटेरियल होता है जो हमें प्लांट, एनिमल या कहीं से प्राप्त होता है। उस फाइबर से को बाद में उस
फाइबर से हम बाद में क्या बना लेते हैं, उससे हम फैब्रिक बना लेते हैं, कपड़ा बना लेते हैं आगे चल के। तो फाइबर, यहाँ पर बात हो रही है खाली फाइबर की। फाइबर क्या है, कच्चा रॉ मटेरियल जो हमें किससे प्राप्त होता है, या तो प्लांट से या एनिमल से या किसी फॉसिल्स फ्यूल से। तो वो कच्चा रॉ मटेरियल ही आपका फाइबर होता है, ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक्राइलिक एक मैनमेड फाइबर है, इज़ अ गुड सब्सिट्यूट ऑफ अ नेचुरल फाइबर। एक नेचुरल फाइबर का ये अच्छा सब्सिट्यूट है, तो बताइए वो कौन से नेचुरल फाइबर का ये अच्छा सब्सिट्यूट है। एक्रेलिक मानव निर्मित फाइबर प्राकृतिक फाइबर का एक अच्छा विकल्प है, तो बताइए ये कौन से प्राकृतिक फाइबर का अच्छा विकल्प है। तो ये वुल, ये जो वूल होता है, ये जो ऊन होती है, उसका ये एक अच्छा विकल्प है। ये मैनमेड है, जबकि जो वूल होती है वो आपकी नेचुरल फाइबर होती है। वूल जो होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, लेकिन ये जो एक्राइलिक होता है ये थोड़ा कम कॉस्टली होता है। यहाँ पर जो एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, ये जो एक्राइलिक फाइबर है ना, इससे जो फैब्रिक बनाया जाता है, मैंने बताया ना फाइबर से बाद में क्या मिलता है, हमें फैब्रिक मिलता है, कपड़ा मिलता है। आर मेड फ्रॉम अ सिंथेटिक पॉलीमर, जिसका नाम क्या होता है, एक्राइलो नाइट्राइल। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ये जो एक्राइलिक जो कि आपका मैनमेड एक सब्स्टिट्यूट है नेचुरल फाइबर का, मैनमेड फाइबर है, इससे हमें फैब्रिक मिलता है। फैब्रिक माने कपड़ा, फाइबर से, फाइबर कच्चा सामान है, उसको बाद में प्रोसेस किया गया तो उससे हमें फैब्रिक मिला। और ये जो फैब्रिक हमें यहाँ से मिल रहा है ना, वो सिंथेटिक पॉलीमर से मिलता है। वो सिंथेटिक पॉलीमर का बना होता है, और उस सिंथेटिक पॉलीमर को हम क्या बोलते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल बोलते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन। यहाँ किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया है, ये हमें बताना है। जब अमोनिया, यहाँ पर NH3 है ये, है ना, जब अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ये भी गैस है, ये भी गैस है ना, जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बनना है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, NH4Cl। तो बताइए किस तरह की रिएक्शन है। सीधी सी बात है, यहाँ पर संयोजन हो रहा है। आपने देखा एक A है और AB मिलने के बाद यहाँ पर क्या बन गया, AB बन गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे डेफिनेशन भी लिखी है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, जैसे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मिलकर क्या बनाया, आपका अमोनियम क्लोराइड बना दिया, तो वही आपकी संयोजक अभिक्रिया होती है। यहाँ पर और भी उदाहरण दिया है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो CaO है कैल्शियम ऑक्साइड, जब इसकी पानी के साथ H2O के साथ जब रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला। क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मिला। और जब मैं इस कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराऊंगी, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड से अगर मैं इसकी रिएक्शन कराती हूँ तो वहाँ पर मुझे सॉलिड आपका कैल्शियम कार्बोनेट भी वहाँ पर मुझे मिल जाता है, जो पानी में इनसॉल्युबल होता है। तो ये याद रखेंगे, ये क्या है, एडिशन। इसका अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, कोई एक यौगिक है, फिर बाद में वो अलग होकर B दे देता है, तो वो आपका डिकम्पोजिशन होगा, अपगठन होगा, वो भी अलग चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट में तो क्या होता है, एक मेटल जो है वो आपका डिस्प्लेस कर देता है दूसरे मेटल से, तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, वियोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताइए क्या होता है। अब 2 पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ जो आपको रट लेने हैं अच्छे से। देखिए, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती हैं उनमें आपको ये याद रखना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन वहाँ पर ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन वहाँ पर रिमूव हो रहा है। ये दोनों बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तब वो कैसी रिएक्शन होगी, वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो A और D यहाँ पर दोनों सही हैं। और यही बात यहाँ पर लिखी है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो आपका ऑक्सीडेशन है, और जहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो वो भी आपका क्या है, उस सब्सटेंस में से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तब भी वो ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन में उल्टा चलता है। रिडक्शन में क्या बोलेंगे हम, जैसे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा किसी भी सब्सटेंस में तो वो आपका रिडक्शन होगा, और इसमें जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो भी आपका क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर A और D दोनों ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जब कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं
तो बताइए हमें क्या मिलता है। अभी हमने पढ़ा था सबसे शुरू में, ये उसी का एक एग्जाम्पल हो गया कि ये मेटल है। कॉपर क्या है आपका, धातु है मेटल, और मेटल की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो मैंने क्या बताया था, क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है, जो कि हमारे क्षारकीय होते हैं नेचर में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, CuO, ये कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर हमें मिल गया। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये रिएक्शन जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो रिएक्शन भी मैंने आपको यहाँ पर और डिटेल में लिखी हुई है। ये देखिए, अभी जब हमने देखा था जहाँ पर हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, क्या मिला था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला था, और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से अगर रिएक्शन करा देंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जिसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो CaCO3। इस कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम चूना पत्थर बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब कैल्शियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो कैल्शियम, यहाँ पर हमने देखा था कहाँ पर, ये देखिए, ये जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड की जब हमने पानी से रिएक्शन कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। याद रखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड की जब पानी से रिएक्शन कराई तो आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, और जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराई तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना, जिसे हम चूना पत्थर बोलते हैं। और ये पानी में डिजॉल्व नहीं होता, ये इनसॉल्युबल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, जब कार्बन ऑक्साइड की, सॉरी, कैल्शियम ऑक्साइड की हाइड्रोजन पानी से अभिक्रिया कराई तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसे हम बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ पर ये आपकी एडिशन रिएक्शन थी। अब हम एक उदाहरण देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या हुआ, ये AB एक साथ था, मतलब हमारा चूना पत्थर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक साथ है। जब हमने इसको गर्म किया तो हमें क्या मिला, कैल्शियम ऑक्साइड मिला, ठीक है, और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो यहाँ हमें AB से ब्रेक डाउन कर कर A+B मिल गया, तो वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे बिना बुझा चूना कहते हैं, लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं। बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO है इसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर बोलते हैं। ये भी सब बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से हमने देखे। नेक्स्ट जो कल का प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गई, ये डोम था, ठीक है। ये बच्चे वगैरह जो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं विच ऑर्गन इज हेल्पफुल इन द यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। अगर हमें उस ऑक्सीजन का जो पानी में डिजॉल्व है उसका यूटिलाइजेशन करना है तो हमें किसका यूज़ करते हैं, तो हम वहाँ पर डोम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर A डोम यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट जो आज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर आप सब लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। थैंक यू।